12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत। विद्यार्थियों, हमने कक्षा 12वीं के अंदर अध्याय 2 की बात करी है। अध्याय 2 लैंगिक जनन, जो पुष्पीय लैंगिक जनन है उसके बारे में बात करनी है। आज के इस पूरी क्लास के अंदर हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे लघु बीजाणुधर्मी पर, और साथ ही साथ में ये बात जो है वो होगी परागकण पे। हाँ, किसके लिए महत्वपूर्ण है अगर मैं बात करूं तो यह आप 12th वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ साथ में जो नीट के बच्चे हैं हमारे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और नीट के साथ में अगर कोई रीट का बालक है जो कि रीट की कक्षा दे रहा है या एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में लघु बीजाणुधानी या परागकण के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। परागकण हमने देखे हैं या नहीं देखे हैं, बेसिक पॉइंट समझते हैं। बहुत जगह आप देखते हो कि किसी पुष्प को आप जैसे ही छूते हो, हाथ लगाते हो, तो उसके ऊपर कुछ पीले रंग के पदार्थ कण आपके हाथों पे आ जाते हैं, वही परागकण है। यानी कि आज की जो पूरी क्लास है उसी पर आधारित है। विद्यार्थियों, आपको कई बार क्लास के अंदर ये माहौल मिलेगा कि उसमें आपको परागकण की बात भी होगी, पालियों की बात होगी, परागकोश की बात होगी, है ना, द्विकोष्ठीय संरचनाओं के बारे में बात होगी। तो कुछ ऐसे टर्म्स होंगे, ऐसी कुछ बातें होंगी जो आपके लिए भ्रांति उत्पन्न करेगी। उन चीजों को एक साथ मैं इस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं, अगर आप 12th कक्षा में हैं और पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। यानी कि अध्याय 1 की जो बात है मैं पहले कर चुका हूं और आप लोग अध्याय 1 वहां से अपना अध्ययन कर सकते हैं बड़े आसानी से। अध्याय 2 की आज मैं बात कर रहा हूं और यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो बात होगी जनरली पुष्प की। पुष्प में नर भाग और मादा भाग दोनों आते हैं, इसके बारे में हमें पूरी चर्चा करनी है। ये चैप्टर हमारा लगभग 7 से 8 वीडियो के अंदर कंप्लीट होगा और हर एक पॉइंट को मैं बहुत ही अलग ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि अभी तो छुट्टियां खत्म ही नहीं हुई है और आपने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। देखिए, जब किसी बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी की जाती है या बड़ा कोई काम करना होता है, अगर महल तैयार करना होता है तो दोस्तों मैं कहूंगा कि महल तैयार करने के लिए प्लानिंग बहुत बड़ी होती है, तब जाके बहुत बड़ी बिल्डिंग या महल बनते हैं। और छोटे मोटे अगर कोई आपको बनाना है तो उसके लिए इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं की जाती। अगर आपको अच्छे प्रतिशत बनाने हैं, अच्छे परसेंटेज बनाने हैं तो वो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। आप महल बनाने की तैयारी कर रहे हो, आप डॉक्टर बनने की ओर जा रहे हैं, नर्स बनने की ओर जा रहे हैं। फिर आपको अगर लगता है कि वह बाद में भी कर लेंगे तो वो बात अलग रही, लेकिन मैं कहूंगा कि पढ़ाई अभी से प्रारंभ करें, बहुत ही अच्छा समय है ये पढ़ने के लिए। तो अब बात करेंगे अपन अपने टॉपिक पे आ जाता हूं मैं। तो मेरा जो टॉपिक है वो है परागकण पे। सबसे पहले जैसे ही आप चैप्टर को खोलेंगे, सेकंड नंबर चैप्टर आएगा, पुष्पीय पादपों के अंदर आपका लैंगिक जनन लिखा हुआ आएगा। तो पुष्पीय पादपों के अंदर लैंगिक जनन जो चैप्टर है उसको पढ़ने से आपको लगेगा कि ये चैप्टर पुष्प के ऊपर आधारित है। यानी कि एक शब्द आया पुष्पीय पादप, पहला शब्द क्या आया? पुष्प। आप साथ साथ में लिखते भी जाए, पुष्पीय पादप। एक शब्द और आएगा यहाँ पर, वो होगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन हमने बात करी है, लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। एक आता है आवृतबीजी। आवृतबीजी, ये आवृतबीजी शब्द भी बार बार आएगा। इनका मतलब क्या है? आवृतबीजी का अर्थ क्या है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म यानी कि जिनके बीज ढके हुए होते हैं। बीज कैसे होते हैं? ढके होते हैं। ढके होने का अर्थ क्या है? उनके ऊपर क्या होता है? आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आवरण। किसी प्रकार से आवृत होते हैं, उन्हें हम आवृत बीज कहेंगे। एग्जाम्पल कौन सा होता है आवृत बीजी का? आपके पास एग्जाम्पल की बात आती है, आम है, नीम है, बबूल है। लगभग वे सारे प्लांट जो आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? आवृत बीज में आएंगे। तो अनावृत क्या होता है? जिसके बीज के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता है। वो आपने जब आप जाके पाइनस की बात करेंगे, साइकस की बात करेंगे, वहां पर जाके आप पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम आवृत बीजी की बात कर रहे हैं, जिनके बीज ढके हुए होते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। पुष्पीय पादप ऐसे प्लांट्स जिनको लैंगिक क्रिया करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरत होगी? पुष्प की जरूरत होगी और फ्लावर की जरूरत होगी। यानी कि हम हमारे जीवन में जब भी पुष्प की बात करते हैं तो बड़ी महत्वपूर्ण सी लगती है। पुष्प का देखिए कहाँ कहाँ उपयोग होता है। शुरुआत जब होती है
है ना, किसी का जन्म होता है वहां पर भी पुष्प की जरूरत है। शुभ कार्य करने के लिए, पूजन के लिए भी, शुभ कार्य के लिए भी क्या है, पुष्प की जरूरत है। फिर थोड़ा सा उम्र में बड़ा होगा कि अच्छे से कार्य पे गए तो वहां पर भी आप भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे। फिर थोड़ा और आपका लेवल बढ़ गया तो फिर आपके लिए वरमाला आएंगी, वो भी पुष्प की बनी हुई होंगी। और जब इंसान इस लोक से, इस मृत्यु लोक से अपने आप को अलविदा कहता है, तब भी लोग पुष्प के साथ ही ले जाते हैं। यानी कि मैं यूँ कहूँगा कि मनुष्य के जीवन में पुष्पीय संरचना या पुष्प के लिए बहुत ही महत्व रखता है। ये तो हो गया एक सामाजिक जीवन वाले के लिए पुष्प का महत्व। लेकिन जो व्यक्ति सामाजिक जीवन से साथ साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है, पढ़ने की दृष्टि से है, उनके लिए पुष्प बड़ा महत्वपूर्ण है। किसके लिए? तो वो जनन के लिए। पुष्प जहां पर भी होंगे वहां पर क्या होंगे, बीज बनेंगे, और जहां पर भी बीज बनेंगे वहां पर क्या होगा, फल की प्राप्ति होगी। यानी कि फल और बीज का निर्माण में लैंगिक जनन के लिए किसकी जरूरत होगी, पुष्प की जरूरत होगी। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये चीज समझ में आ चुकी होगी आपको। अब इससे आगे देखते हैं अपन। मैं इसको मिटा देता हूँ। आवर्त बीजी की बात करिए अपन ने। ये चीजें अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको नोट बना कर। अब हमारे पास में आता है, यानी कि पुष्प की जो संरचना है, यानी पुष्प है वो दो प्रकार से हो सकते हैं अपने जीवन में। सामाजिक जीवन में एक तो आपका सामाजिक जीवन है, उसमें पुष्प का महत्व पुष्प का महत्व है ना। अब इस महत्व के बारे में अपन नहीं लिखेंगे। और दूसरा हमारे पास में आता है, अच्छा, जहां पर सामाजिक जीवन में पुष्प का महत्व है ना, उसे हम एक पर्टिकुलर नाम से जान सकते हैं। उसे कह सकते हैं फ्लोरी कल्चर, है ना। पुष्प की जहां पर खेती की जाती है, पुष्प की खेती की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। दूसरा हमारे पास में आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंदर हम पुष्प के आंतरिक संरचनाओं के बारे में, बाह्य संरचनाओं के बारे में, पुष्प से होने वाले परागकणों के बारे में, जायांग के बारे में, दल के बारे में, और उनके अंदर बाह्य दल के बारे में, और अलग अलग भागों के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। तो ये बात समझ में आती है। यहां पर महत्वपूर्ण क्या है, यहां पर महत्वपूर्ण शब्द आता है फ्लोरिकल्चर, है ना। कल्चर शब्द का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को संवर्धित करना। कल्चर शब्द का अर्थ क्या है, कल्चर शब्द का अर्थ क्या है, अगर कोई पूछ ले, कल्चर का अर्थ होता है संवर्धन। आपने एक नाम और सुना होगा 11वीं कक्षा के अंदर, 11th क्लास के अंदर आपने एक नाम सुना होगा, एपीकल्चर। क्या नाम सुना है, एपीकल्चर। एपीकल्चर नाम सुना होगा। एक नाम आप 11th में और सुना होगा, सेरिकल्चर, है ना। एपीकल्चर के अंदर क्या होता है, तो मधुमक्खी पालन होता है ना। और भारत के अंदर कौन कौन सी मधुमक्खियां हैं, या यूं कहेंगे कौन कौन से शहद हैं, उसके बारे में शहद प्राप्ति के लिए कौन कौन सी जातियां हैं, तो आपने सुना होगा एपिस इंडिका, एपिस इंडिका, इंडिका, एपिस डोरसेटा, एपिस डोरसेटा, एपिस मेलिफेरी, एपिस मेलिफेरी, और एपिस फ्लोरी, एपिस फ्लोरी। देखो मैंने ये नाम क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर शब्द मैंने किसकी उपयोग किया था, एपीकल्चर। हमने पढ़ना हमको पुष्प था, अब हम अध्याय 2 की बात कर रहे थे, पाठ 2 की बात कर रहे थे, लेकिन पुष्प आया और पुष्प के साथ में एक शब्द आया फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर शब्द आते पहले आप लोगों के लिए नीट के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो विद्यार्थी नीट के अंदर है उनके लिए, और जो रीट के लिए है उनके लिए, और 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए है ही। देखो फ्लोरिकल्चर शब्द आते पहले क्या शब्द है, कि निम्न में से फ्लोर से फ्लोर पता लग रहा है कि पुष्प है, तो सीधी सी कहानी पुष्प की खेती की जाती है। लेकिन इसके साथ में कुछ शब्द और जुड़े हुए हैं। जहां पर फ्लोरिकल्चर होता है वहीं पर एपीकल्चर भी होगा। ये दोनों चीजें साथ में चलने वाली है, क्योंकि जहां पर पुष्प है वहां पर मधुमक्खियां होगी, और जहां पर मधुमक्खियां होगी तो मधुमक्खी की कुछ जाति भी है, एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा, एपिस मेलिफेरी और एपिस फ्लोरी। अब इसमें भी जो खतरनाक जाति है वो एपिस डोरसेटा है, ध्यान देना। एपिस इंडिका जो होती है बहुत छोटी होती है, एपिस डोरसेटा है वो आकार में बड़ी होती है, और वो काफी क्रोधी प्रवृत्ति की होती है, गुस्सैल होती है। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। तो ये कुछ आईएमपी पॉइंट के रूप में लगेगा। सेरिकल्चर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। सेरिकल्चर क्या होता है, रेशम कीट पालन, है ना, रेशम कीट पालन। आप लोग जानते हैं कि जो रेशम के कीट हैं
जो कीड़े हैं उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेशम बनाने में किया जाता है। यानी कि रेशम जो है वो किसी जंतुओं से प्राप्त हो रहा है, न कि पादप से प्राप्त हो रहा है। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारे पास में क्या दिक्कत आएगी? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या आएगा? उसकी आकारिकी, भौतिकी और लैंगिक जनन हेतु तो सहायक होंगे पुष्प। तो ये मिटा दो मैं। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पुष्प आकारिकी, उसके भ्रूण के बारे में, भ्रूण हेतु अध्ययन में सहायक होता है। यानी कि लैंगिक जनन में भी है तो अध्ययन, और लैंगिक जनन में, लैंगिक जनन के अध्ययन में सहायक होता है। पुष्प एक ऐसी संरचना है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि लैंगिक जनन किस प्रकार से हो रहा है किसी भी सजीव के अंदर। जनरली आप लोगों ने जब आप 10th क्लास में थे तब भी आपको लैंगिक जनन को समझाने के लिए जो आपके टीचर्स हैं उन्होंने किसकी मदद ली? आपके टीचर्स ने पुष्प की मदद ली थी। उस समय हो सकता है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्शन वो उसके बारे में आपको कम पढ़ाया हो, वनस्पत किसको ज्यादा पढ़ाया होगा? पुष्प को ज्यादा पढ़ाया होगा। तो ये बात संभव है। एक बार ये भी आप उतार ले लीजिए। डायग्राम देख लेते हैं अपन समझने की दृष्टि से कहाँ क्या पर होगा। देखिए, फूल का जो निर्माण होता है या पुष्प का जो निर्माण होता है वो एक दिन में नहीं हो जाता है। उसके लिए प्री प्लान होता है। जैसे कि एक दिन के अंदर कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है। डॉक्टर बनने के लिए क्या प्री प्लान बनाना पड़ेगा, आपको बहुत लंबी तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, ये जो संरचना होती है मैं जो बना रहा हूँ, आप भी बनाना सीखेंगे साथ साथ में। ये है हमारे पास में वर्तिका, इसे बोलते हैं वर्तिका। और इसका ऊपर वाला जो टॉप पॉइंट है वो वर्तिकाग्र है। काग्र मतलब ऊपर वाला भाग है ना। अब यहां पर पाया जाता है अंडे वाला भाग, यानी कि जायांग का जो भाग है ये जायांग है। अब इसी के साथ में नीचे अगर जुड़ जाते हैं कुछ पुंकेसर। मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये होते हैं पुंकेसर, पुंकेसर, ये वाले और ये वाले दोनों ही। अब पुंकेसर के भी दो पार्ट है, आगे जाके हम देखेंगे, पूतंतु और परागकोश। परागकोश के भी पुनः दो पालियां हैं और परागकोश की दो पालियों के भी पुनः प्रत्येक पाली के पुनः कितने? दो प्रकोष्ठ है। तो हम इसको विभक्त करेंगे बाद में, लेकिन एक तरफ भी बना रहा हूं मैं। लेकिन इसके साथ में आ जाएगा हमारे पास में इस तरह के पत्ते। ये जो पत्ते होते हैं हो सकता है ये रंगीन हो और ऊपर की तरफ आ रहे हो, इन्हें हम दल कहेंगे। क्या कहेंगे अपन? दल। और नीचे की तरफ हरे रंग के पत्ते आपने देखे होंगे, जो जनरली जो आपका इस तरह की आपकी संरचना देखी होगी, इसे कहते हैं हम बाह्य दल। बाह्य दल है ना। और यह है पुष्पासन, जिस पर पुष्प टीका होता है, पुष्पासन। अब इसके डायग्राम हम बहुत अच्छे ढंग से भी देख सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वीडियो उपलब्ध है उसके भी। लेकिन समझने की दृष्टि से देखिए, दल जो आपका कलरफुल पार्ट है वो दल है, जो कलरफुल भाग है वो आपका दल है। गुड़हल में आपने देखा होगा हिबिस्टिक रोजा बोलते हैं गुड़हल को, है ना। तो हिबिस्टिक जो है अपने पास में वैज्ञानिक नाम उसका, तो आपने देखा होगा कि जो गुलाबी रंग के या हरे रंग सॉरी ये लाल रंग के जो पत्ते निकल के बाहर आने वो दल है, लेकिन उसके नीचे की तरफ जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है वो बाह्य दल है। कहीं बार क्या होता है, एक नोट डाल के लिखो, एक नोट डाल के लिखो, जब बाह्य दल हरा नहीं होकर रंगीन होता है तो इसे दलाब कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, प्रश्न आ सकता है दलाब किसे कहते हैं। तो दल, अगर ये बाह्य दल जो है वो क्या है, कलरफुल हो जाए, है ना, ग्रीन होना चाहिए पर ग्रीन नहीं होकर कैसा हो जाए, कलर में आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? दलाब बोलेंगे। तो बाह्य दल कैसा हो जाए, अगर हरा नहीं रहे वो और कैसा चेंज हो जाए, किसी कलर में चेंज हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? उसको दलाब कहेंगे। ये बात क्लियर है। अब
हमें जो पढ़ना है इस पार्ट के अंदर, दोनों चीजें पढ़नी है, नर भाग को पढ़ना है और मादा भाग को भी पढ़ना है और नर भाग को भी पढ़ना है, और उसके साथ में हमें इसके बाह्य दल और दल को भी पढ़ना है ना। अच्छा, ये पुष्पासन जो बनता है ना, वो उतना जल्दी नहीं बन जाता है, इसके लिए हार्मोन चेंज होते हैं पहले, इसके बाद आगे जाके बात करेंगे इस टॉपिक पे, है ना। पहले एक बार आप ये उतार लीजिए, इसको मैं मिटा दूं। समझने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पुष्प को मूलतः हम कितने भागों में बांटेंगे? हम कहेंगे पुष्पीय पादपों में जनन, और इसको हम बांट देंगे तीन भाग। एक तो पहला पॉइंट, बीच का पॉइंट होगा निषेचन, और निषेचन से पहले की घटना को निषेचन पूर्व घटना, पूर्व, और निषेचन के बाद की घटना को पश्च निषेचन। तीन तरह की घटना हो जाएगी, है ना। पहले है तो पूर्व, और बाद में है तो पश्च। तीन प्रकार की घटनाओं के बारे में अपन बात करेंगे। समझने वाली बात यह है कि जो निषेचन होगा उसमें हम एक शब्द और उपयोग कर सकते हैं, दोहरा निषेचन। ये च है, ध्यान रखना, है ना, दोहरा निषेचन। और निषेचन पूर्व की जो घटना है, निषेचन होने से पहले की जो घटना है, वो भी इसी पार्ट में हम बात करेंगे। क्या होता है निषेचन से पूर्व? हार्मोन का परिवर्तन है, हार्मोन बदलाव, है ना। और अगर किसी भी चीज में हार्मोन का परिवर्तन होता है, कोई भी चीज हो जिसमें हार्मोन का क्या होगा, बदलाव आएगा, तो ये हम जानते हैं कि हार्मोन के परिवर्तन के कारण उसके अंदर क्या हो जाएगा, पुष्प का बनना प्रारंभ हो जाएगा, या कोई भी चीज में बदलाव आने लगेगा। हार्मोन का परिवर्तन होगा होगा और पुष्प कली का निर्माण होगा, है ना। हार्मोन का परिवर्तन होगा, उसके साथ साथ में क्या हो जाएगा, पुष्प कलिकाओं का निर्माण हो जाएगा। अब किसी भी पुष्प के अंदर निर्माण में दो संरचनाएं साथ में आती है, मुख्य रूप से लैंगिक संरचना जिसे अपन कहते हैं लैंगिक संरचना। पहली संरचना आती है नर भाग, और दूसरा भाग आता है मादा भाग। अब नर भाग के अंदर हमको पता है कि जो भाग है उसका नाम है पुंकेसर। क्या नाम है? पुंकेसर। इसी को हम नर भाग है पुंकेसर, इसी को पुमंग के बारे में बाद में कहेंगे इसको। और पुंकेसर के भी हमारे पास में आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का डायग्राम देखा होगा, ये इस तरह की संरचना होती है, और इसके अंदर ये एक छोटा सा पतला सा तंतु होता है, और ये वाला जो पार्ट है, या यूं कहेंगे कि हम इस तरह से लगा होगा, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को थोड़ा बड़ा डायग्राम में समझाऊंगा तो अच्छा समझ में आएगा। फिर भी ये पराग कोश है, जो मैं ब्लैक कर रहा हूं, ये है पराग कोश, और ये है पराग तंतु, फिलामेंट, पराग तंतु, है ना। पराग कोश है, पराग तंतु। अब एक बार इसको उतार लीजिए, फिर हम पराग कांड के बारे में पूरी बात करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, अब आती है अपने पास में पुंकेसर के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे पुंकेसर। क्या होता है पुंकेसर? पुंकेसर, ये पुंकेसर। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं पुंकेसर का, ताकि अपने को अच्छे आसानी से समझ में आ जाए। ये एक पार्ट देखो, उसको मैं इस तरह से बनाता हूं, आप भी कोशिश करना ताकि आपको बेहतर समझ में आए।
ये देखिए, मैंने इसको बीच में से काटने की कोशिश भी करी है ताकि आप लोगों को मैं तोड़ के दिखा सकूं। ये दो पालियां हैं, एक्चुअल में ये क्या है, दो पालियां हैं। तो इसे हम कहेंगे पुंकेसर। पुंकेसर का ये जो पार्ट है वो है पुतंतु, फिलामेंट, है ना। और ये एक बहुत ही बारीक बिंदु से इससे जुड़ा होता है, ग्रीवा के पास। अब यहां पर जो होती है वो होती है पाली, है ना। दो इस तरह से खांच बनी होती है। अगर इसको मैं टीएस काट के दिखाऊं आप लोगों को, तो ये एक्चुअल में अगर लंबा है तो इस तरह का है। वैसे तो ये एक पाली और ये हो गई हमारी दूसरी पाली, ये मार्कर है। और यूं सोच लीजिए कि ऐसा एक मार्कर और आके जुड़ गया, एक यहाँ पर और आके जुड़ गया, तो चार हो जाएंगे। ऐसे चार मार्कर, जब कोई चार चीजें आके जुड़ जाए किस तरह से आपको दिखाई देगी। पर ये है कैसे है, दो दो का पेयर है। यानी यूं समझो ये मार्कर है एक, इसी के पास में एक मार्कर और रख दिया अपन ने, और इसके ऊपर अपन ने अच्छे ढंग से टेप लगा दी, है ना। अब दूसरा मार्कर है ये, और तीसरा मार्कर, इसको भी हमने इसी तरह से जोड़ दिया और इसके ऊपर हमने टेप लगा दी। अब चारों मार्कर को जब आपने साथ रख के एक बड़ा बंडल बनाया तो आपको सामने से वो ऐसा दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आ गई? अब आप अपनी कल्पना कर पा रहे हो? तो बस ऐसी ही संरचना कुछ यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये पार्ट हो गया इसका। इसी के पीछे की साइड में आपको एक और दिखेगा और इसी के पीछे की साइड में आपको एक और दिखेगा। यानी कि इस तरह से आपको दो पालियां दिखाई देगी। द्विकोष्ठीय संरचना होती है ना। तो जब हम शब्द यूज में करते हैं इसके अंदर, पराग कोश के अंदर चार कोष्ठ होते हैं, तो उसमें कितने कोष्ठ होंगे, चार कोष्ठ होंगे। द्विपाली होगी तो हम द्विपाली शब्द यूज करेंगे। कितनी पालियां होंगी, दो पालियां होंगी तो द्विपाली। और कितने कोष्ठ होंगे तो हम बात करेंगे चार कोष्ठ होंगे। एक बार इसके बारे में अपन ढंग से बात करेंगे। पुंकेसर क्या है, तो भिन्न भिन्न पादपों के अंदर क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। क्या लिखेंगे, भिन्न भिन्न पादपों में भिन्न भिन्न, है ना। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा तो गुड़हल के अंदर अलग पुंकेसर है, उनकी संख्या अलग है। मटर के अंदर अलग संख्या है। दूसरे कोई प्लांट ले रहे उनके अंदर अलग संख्या है। अब आप धीरे धीरे वैज्ञानिक प्रवृत्ति की ओर मुड़ रहे हैं, तो आप स्वयं उठाइए कुछ प्लांट्स को, उनमें देखिए कितने पुंकेसर हैं। और जैसे कि आंख है आपका, उसमें कितने पुंकेसर हैं, ऐसा ढूंढिए और मुझे पता लगे। तो भिन्न भिन्न पादपों के अंदर क्या होगा, भिन्न भिन्न पुंकेसर होंगे। दूसरी बात क्या होगी, अलग अलग में भिन्न भिन्न पादपों में पुंकेसर की संख्या या पुंकेसर भिन्न भिन्न होंगे। पुंकेसर की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। अच्छा, आकार भी इनका कैसा होगा, भिन्न भिन्न पादपों में पुंकेसर की आकृति भिन्न होगी, है ना। अलग अलग पादपों के अंदर पुंकेसर की आकृति कैसे होगी, अलग अलग होगी। जैसे कि आप बात करते हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए मटर है ना। मटर के अंदर आपको 9+1 का रेशो मिलता है। 9 पुंकेसर एक साथ मिलते हैं और एक पुंकेसर आपको अलग मिलता है, तो 9+1 का रेशो मिल जाता है। किसके अंदर मिलेगा, ये नीट का प्रश्न है। बहुत पहले हुए जो टेट हुआ करती थी उस समय का प्रश्न है, ध्यान रखना। तो 9+1 का है ना। तो इनकी आकृति भिन्न भिन्न होगी, पुंकेसर की संख्या भिन्न भिन्न होगी। पादप अगर देखा जाए तो उनके अंदर पुंकेसर भी अलग अलग प्रकार के पाए जाएंगे। अब हम इसकी बाहर बाहर की तो बात कर ली, अब कुछ पुंकेसर के पास में जाएंगे। तो पुंकेसर कितने प्रकार का होता है, तो इसके दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है कुतंतु और एक होता है ऊपर वाला परागकोश, परागकोश। अब परागकोश के अंदर कितनी पाली, दो पालियां, दो पालियां। और दोनों पालियों के अंदर कितने भाग, हर एक पाली के अंदर कितने होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं। अपन ने बात करी अभी, इसमें कितने होंगे, दो कोष्ठ होंगे। टोटल मिला के कितने कोष्ठ हो गए, चार कोष्ठ हो गए। देखो चार कोष्ठ हो गए, समझ में आनी चाहिए अपने को कुल मिला के बात। तो ये अपनी बात है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसको यहां से टीएस काटें इसका ऐसा, तो हमें जो संरचना मिलेगी कुछ इस तरह की मिलेगी।
और इसके पर्टिकुलर पार्ट में चारों ही भाग में लघु बीजाणु धानी हो। क्या होगी? लघु बीजाणु धानी। ये चारों भाग के अंदर क्या पाई जाएगी? लघु बीज, यानी एक परागकोश के अंदर असंख्य पराग कण पाए जा सकते हैं। अब पराग कण के बारे में अपन बात करेंगे, उसके बारे में असंख्य पराग कण की संख्या पाई जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कंप्लीट पॉइंट होता है पुंकेसर के अंदर अपन बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे लघु बीजाणु धानियों की। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम लघु बीजाणु धानियों के अंदर बाहरी एपिडर्मिस के बारे में बात करेंगे, आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे, और किस प्रकार से एक टेपिटम बनी होती है, किस प्रकार से टेपिटम आगे जाके डेवलप होती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। टेपिटम के विकास के बारे में पूरी बात करेंगे। और महत्वपूर्ण पॉइंट साथ साथ में अपन, जैसे नीट की और उनकी बात कर रहा हूं मैं, रीट के लिए महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर रहा हूं, ऐसे हम सारे पॉइंट्स को अपन निकाल के रखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने मित्रों तक इसे पहुंचाइए। कोशिश होती है, मैं बार बार कोशिश करता हूं कि कुछ अच्छे वीडियो आप लोगों तक लेके आऊं, लेकिन आप लोग उसमें सक्रिय नहीं रहते हैं। और जब आप लोग सक्रिय नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी रुक जाते हैं और फिर दूसरे काम में लग जाते हैं, दूसरी क्लासों में चले जाते हैं। आप सक्रिय रहिए और भी मजा आएगा। बेहतरीन ढंग से हम कोशिश करेंगे आप तक अपनी बात को रखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।